हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर 2 दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में आपने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। अब हम अकाउंट्स में कुछ शब्द ऐसे आने वाले हैं जो आपके सामने पहली बार होंगे और उसको पहले समझना जरूरी, तभी जाके आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि पहले आप उन वर्ड्स का मतलब समझ लीजिए जो आपके अकाउंटिंग लाइफ में बार बार आती रहेंगी। देखा जाए तो आप इस वक्त अकाउंटिंग की नर्सरी क्लास में है, 11th क्लास से अकाउंटिंग स्टार्ट है, तो कुछ बेसिक चीजें आपको सीखनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है, ध्यान दीजिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब है इसके अंदर वो सारे शब्द आएंगे जो आपके अकाउंट्स में बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है बच्चे एंटिटी। एंटिटी क्या होती है बेटा? आप एंटिटी का मतलब ऐसे समझिए, बिजनेस स्टडीज में एक वर्ड आता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों की अलग अलग आत्माएं हैं। इसी वजह से बिजनेस अलग टैक्स देता है और बिजनेसमैन अलग टैक्स देता है। ध्यान दीजिए, एंटिटी का मतलब यहां पे क्या है, कहता है एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी यानी एंटरप्राइजेज और द नॉन बिजनेस एंटिटी। एन एंटिटी मींस इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। देखो, एंटिटी का मतलब है एक ऐसा यूनिट जो कमाने की तरफ ध्यान देता है, ऐसा यूनिट जो कमाने की तरफ ध्यान देता है। एन एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो मतलब मनी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं, आदान प्रदान में इन्वॉल्व है, विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज, जैसे नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो लिमिटेड एंड आईटीसी। अब बिजनेस एंटिटी मींस, अब देखो बिजनेस एंटिटी मींस क्या है, बिजनेस एंटिटी मीन एन एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश्ड in accordance with the law to engage in a business activity। एंटिटी का मतलब आसान शब्दों में समझ लीजिए एक अलग आत्मा है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग होते हैं। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री अलग है। मुकेश अंबानी अलग टैक्स देंगे, रिलायंस इंडस्ट्री अलग टैक्स देगा। अभी यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्या है, अगला टर्म देखिए बच्चे, अगला टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसको आप कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन उसी को कहा जा सकता है जिसमें पैसों का लेन देन हो। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। ऐसी एक्टिविटी, ऐसा ट्रांसफर जिसमें एक साइड पैसा हो, दूसरे साइड गुड्स या सर्विस हो, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहली लाइन में क्लियर है, अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by the two parties that initiate the accounting process of recording in the books of accounts of the enterprise। इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं समझनी, बस आप इतना समझ लीजिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं जिस ट्रांजैक्शन में डुअल ट्रांजैक्शन हो, मतलब एक तरफ से कुछ दिया जा रहा हो, दूसरी तरफ से कुछ लिया जा रहा हो, और इन दोनों लेन देन के बीच में एक ट्रांजैक्शन ऐसी होगी, कोई एक या तो देने वाला व्यक्ति या तो लेने वाला व्यक्ति, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप पैसा पे कर रहे हैं, और अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं तो पैसा आप रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना, दो ट्रांजैक्शन होगी, वन साइडेड ट्रांजैक्शन या डुअल ट्रांजैक्शन होगी, और दोनों ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन में पैसा जरूर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई भी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्या है, कैरेक्टर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली बात, इट हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू। जो भी ट्रांजैक्शन उसकी उसके पैसे में एक वैल्यू होगी कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे पैसों में क्या औकात है या पैसों में अमाउंट कितना है। इट्स सपोर्ट बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है, अगर कोई आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, मतलब सेल परचेज का बिल वगैरह होगा, ठीक है, या परचेज इनवॉइस वगैरह या कोई एग्रीमेंट होगा, तभी आप उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। इट ब्रिंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे? जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है कि आपकी तरफ से पैसा कम हो जाता है। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई, और जब आप बेचेंगे तो पैसा आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ गई। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। आगे, इट हैज इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जब कोई चीज आप खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन तो होगी, तो आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो आने वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। ठीक है बच्चे, इसलिए बात कहते हैं कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ेगा या एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, इट हैज द डुअल एस्पेक्ट
और टू साइड रिसीविंग, अभी जो मैंने कहा था डुअल एस्पेक्ट टू साइड, क्योंकि वन साइड ट्रांजेक्शन नहीं होगी, या तो कोई व्यक्ति दे रहा होगा या तो कोई व्यक्ति ले रहा होगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस में, डबल साइड ट्रांजेक्शन होगा, वन साइड ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब दिमाग में बात आ रही होगी सर वन साइड ट्रांजेक्शन क्या होता है? बेटा वन साइड ट्रांजेक्शन होता है जैसे चैरिटी, डोनेशन, है ना, स्कॉलरशिप, कि आपने किसी को चैरिटी दे दी लेकिन बदले में आपने उससे कुछ नहीं लिया, इसको कहते हैं वन साइड ट्रांजेक्शन। और टू साइड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपने सामान दिया तो बदले में आप पैसे लेंगे, या फिर आपने पैसे दिया तो बदले में सामान लेंगे, इसको कहते हैं डुअल साइड ट्रांजेक्शन। तो ये साफ कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचानने का तरीका क्या है? ये डुअल ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के हैं? देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में कहा जाता है कि रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट, बिजनेस ट्रांजेक्शन दो है, और मोड ऑफ सेटल ऑफ वैल्यू, सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक, आगे बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए। इसमें क्या है? अकाउंट। चलिए आप देखो, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसमें अगर नहीं भी समझ में आता तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है कि रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, इंटरनल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अच्छा ठीक है, ये क्या कहता है कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो बिजनेस के अंदर अंदर इफेक्ट करेगा, उसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आइटम होता है डेप्रिसिएशन, हम ये किसी बाहर वालों से डील नहीं करते। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारे एसेट्स जो होते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने कार खरीदी, 10 लाख की कार खरीदी, एक साल के बाद क्या वो 10 लाख की रहेगी? नहीं, कम हो जाएगी ना, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। तो जो वैल्यू कम हुई, ये आपने बाहर वालों से डील नहीं किया, खुद से ही डील किया और आपने उसकी वैल्यू को कम अकाउंट्स में लिखा, उसको माइनस करके लिखा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब आप बाहर वालों से डील करते हैं, जैसे रेंट आप किसी अदर पार्टी को देंगे, है ना, सैलरी आप किसी अदर पार्टी को देंगे, डेट मीन वो कैसे ट्रांजेक्शन है? एक्सटर्नल, बिजनेस के अंदर अंदर लोगों से नहीं किया आपने। फिर आता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, कि आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो कैसा हो सकता है? दो ही तरीके से होगा, या तो नगद या तो उधार, जिसको आसान भाषा में कहते हैं, उसी को क्या कहा जा रहा है? या तो कैश ट्रांजेक्शन या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, है ना बच्चे। तो ये ट्रांजेक्शन के मोड हैं, सिंपल सी बात थी बीच में, हालांकि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्या है? अकाउंट्स किसको कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है बेटा खाता। खाता का मतलब क्या है? देखो आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका एक ग्रुप बनाया जाता है, कि आपने जो ट्रांजेक्शन की, बिजनेस में माना जाता है कि 150 से भी ज्यादा किस्म के ट्रांजेक्शंस होते हैं, और हर ट्रांजेक्शंस का अपना एक ग्रुप होता है ना। आपने बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ लिया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया होगा कि जो अकाउंट्स है उसके दो हिस्से बनाए जाते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांटते थे, जिसमें रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आता था। लेकिन जो मॉडर्न बेस है, मॉडर्न बेस में हम अकाउंट को 5 हिस्सों में बांटते हैं, दैट इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ये 5 हिस्सों में बांटा जाता है। तो उन 5 हिस्सों में क्या होता है? उस 150 किस्म के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको 5 ग्रुप में बांटा जाता है, उसी में से एक आता है कैपिटल अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता, कि आपको ये देखना होता है कि आप उस ट्रांजेक्शन को किस ग्रुप में डालेंगे। और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द हेड, क्या कह सकते हैं? जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो किस हेड में आएगा। यही बात मैं अभी समझाना चाह रहा था कि जो 150 किस्म के ट्रांजेक्शन है वो किस हेड में आएंगे। हमने पढ़ा था एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। जो भी ट्रांजेक्शन है इन 5 अकाउंट्स में किस हिस्सों में आएगा, तो वो हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि आर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द हेड इज कॉल्ड अकाउंट। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस हेड के, किस हेडिंग के अंदर लिखेंगे, जिस हेडिंग के अंदर नीचे लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंट कहेंगे। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ कैश और क्रेडिट अंडर द पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, है ना, और द पर्टिकुलर हेड ऑफ, और द पर्टिकुलर हेड, किसी भी पर्टिकुलर हेड के नीचे अगर आप लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंट्स कहेंगे। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए समझ बात, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला ट्रांजेक्शन के अकाउंट्स के बाद आप पढ़ रहे हैं केवल बेसिक टर्म की अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे जो हमें परेशान करेंगे, जिसके बाद हमें अकाउंट समझ में आएगी। वो क्या है? अगला टर्म है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है? पूंजी। पूंजी का मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो अपने घर से जो पैसा लेकर आते हैं, दैट्स कॉल्ड पूंजी, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एक इक्वेशन होती है बेटा, दैट इज एसेट इज इक्वल टू, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। एसेट्स इज इक्वल टू
एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी आपके बिजनेस में जितनी भी संपत्तियां हैं वो संपत्ति जो है वो आपकी लायबिलिटीज यानी दायित्व और आपकी कैपिटल यानी पूंजी, इन दोनों को जोड़कर इक्वल होती है, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब उसी चीज को इन्होंने इक्वेशन चेंज की, कैपिटल इज इक्वल टू क्या किया है, लायबिलिटीज को इधर ले गए, तो एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसा बन गया, एसेट माइनस लायबिलिटी। असल इक्वेशन जो आपको दी जाती है वो यही दी जाती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो अगले चैप्टर में आपके काम आएगी, उसी को यहाँ पे दिखा दिया गया कि अगर मैं कैपिटल को ही छोड़ दूं तो लायबिलिटी उधर चली जाएगी और लायबिलिटी माइनस में हो जाएगी, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कैपिटल क्या है, बिजनेस का मालिक जो शुरुआत में बिजनेस में पैसा डालता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। क्या कहा इसने, क्लेम ऑफ द ऑनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, बिजनेस का मालिक जो क्लेम करता है कि मैंने इतना पैसा लगाया, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। आगे क्या कहता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक, इन केस ऑफ और बाय द पार्टनर अगर पार्टनरशिप है, ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू। ये जो बिजनेस के शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है वो पैसे के रूप में भी पूंजी हो सकती है और एसेट्स के रूप में भी पूंजी हो सकती है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही हो कि कैपिटल क्या है, साल के शुरुआत में, बिजनेस के शुरुआत में जो पैसा लगाते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। अब आता है अगला वर्ड ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब आप बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए जब आप बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ड्रॉ से बना ड्राइंग। तो जब भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस की पूंजी कम कर लेते हैं, आपने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके घर में जरूरत पड़ी, आपने बिजनेस से ही 10,000 रुपए निकाल लिए, दैट्स बिकम ड्राइंग। आई होप बात समझ में आ रही होगी, इसको पूरा पढ़ोगे वही बात समझ में आएगी। क्या कहता है, अमाउंट और गुड्स और एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, वो पैसा हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या फिर कोई संपत्ति हो सकती है जो बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अगर निकाल रहा है तो वो ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है बच्चा। और इससे क्या कम होता है, आपकी पूंजी कम होती है। ड्राइंग वर्ड आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या कहता है, अगला वर्ड है बेटा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं दायित्व। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। अब इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे बेटा, ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आगे जाके आप पढ़ोगे। इधर होती है लायबिलिटीज, इधर होते हैं एसेट्स। अब क्या होता है कि जब बिजनेस में आप पैसा लेकर आते हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा एंटिटी वाले टॉपिक में कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होते हैं, है ना। तो बिजनेस अलग टैक्स देता है, बिजनेसमैन अलग टैक्स देते हैं। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पैसा दे रहा है कि मैं अपने बिजनेस को पैसा दे रहा हूं, तो बिजनेस क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा मेरे मालिक ने मुझे पैसा दिया है, अब मेरी ये लायबिलिटी है कि मैं इस पैसे को बढ़ा के अपने मालिक को लौटाऊं। तो बिजनेस, ये जो अकाउंट बनता है वो बिजनेसमैन का नहीं बनता, बिजनेस का बनता है। तो जो पैसा हम पूंजी के तौर पे बिजनेस को देते हैं, बिजनेस उसको रिसीव करता है और कहता है ये मेरी लायबिलिटी है। यानी कैपिटल का अमाउंट कहां लिखा जाता है, लायबिलिटीज के हेडिंग के नीचे, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा आज न कल बिजनेस को, बिजनेसमैन को वापस करना पड़ेगा, बिजनेस बिजनेसमैन को वापस करेगा। आ रही बात समझ में, इसलिए वो लायबिलिटीज के हेडिंग में आती है। तो ये लायबिलिटीज क्या है, दायित्व है, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइजेज, क्लेम ऑफ अमाउंट। अब देखिए इसमें और कैसे होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं बच्चे। आप ऐसे मान के चलिए, ये आपकी बैलेंस शीट है, यहां पे लायबिलिटी, यहां पे एसेट्स। अब आपके घर से आपको 50,000 रुपए मिले कि जाओ बिजनेस करो, तब 50,000 लेकर आए तो वो कैपिटल के रूप में लायबिलिटी में आएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और वो 50,000 जो कैपिटल होगा वो कैश के रूप में होगा, तो कैश में, एसेट्स में कैश के रूप में भी आएगा 50,000। मतलब पैसा एक है, पैसा एक ही है, लेकिन उसको देखने के दो नजरिए। आप अपनी 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक का कवर पेज देखना, उस कवर पेज पे लिखा होगा डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, आप वो अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो असर पड़ेंगे। तो जब आप घर से पूंजी लेकर आएंगे तो पूंजी अगर कैश के रूप में है तो वो कैपिटल में भी काम आएगी और कैश में भी काम आएगा। तो ध्यान से देखिए, वो 50,000 कैश में भी हुआ और कैपिटल में भी हुआ। अब इसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं
या फिर आप कुछ चीजें खरीदते हैं, स्टॉक वगैरह खरीदते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने बिजनेस करने के लिए स्टॉक खरीदा, तो जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए आप 40,000 रुपए का स्टॉक लेकर आ रहे हैं, आप 40,000 रुपए का स्टॉक लेकर आ रहे हैं, तो देखो 40,000 रुपए आपका स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन आपका नगद अब कम हो जाएगा। नगद कितना बचा? 10,000 रुपए। 50,000 रुपए में से 40,000 रुपए का आप माल ले आए, तो आपका 40,000 चला गया और 40,000 का माल आ गया, तो कैश कितना बच गया? 10,000। ध्यान दीजिए, तो देखो दोनों साइड अभी भी बराबर चल रहा है, एसेट 10 और 40 50, और ये अभी भी 50 है। आ रही बात समझ में? दोनों साइड डबल ट्रांजेक्शन, दो असर पड़ेंगे हर ट्रांजेक्शन के। तो एक असर क्या पड़ा? 40,000 का स्टॉक आ गया और दूसरा 40,000 का कैश कम हो गया। तो मैं इसको मिटा के पूरा 10,000 कर देता हूं। चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए आपने उधार माल खरीदा और आप स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक आपने और खरीदा, 20,000 रुपए का माल उधार खरीदा। अब जैसे आप 20,000 रुपए का माल और उधार खरीदेंगे तो अब ये कितने का हो जाएगा? 20,000 की जगह आप इसमें 20,000 और ऐड करेंगे, टोटल कितने का हो जाएगा? 60,000 का। लेकिन इसके लिए तो आपने पैसा पे नहीं किया, इसके लिए आपने पैसा पे नहीं किया, आप उधार खरीद के लाए। तो जब आप उधार खरीद के लाएंगे तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा, और कर्जे को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के साइड में एक आइटम होगा, एक एंट्री होगी, डेट इज क्रेडिटर। आप उधार खरीद के लाए कितने का? 20,000 का। अब चेक कीजिए, दोनों साइड बराबर है, 50 और 20 70। इधर देखिए 20 और 40 60 और 10 70, दोनों साइड बराबर चल रहा है। ठीक है, इसको मैं कंबाइन अमाउंट कर देता हूं। ये जो है अमाउंट 60, अब 40 की जगह कितना हो जाएगा टोटल? 60,000। अब आपके पास माल कितना पड़ा है? 60,000 का। तो देखो दोनों साइड एसेट और लायबिलिटी बराबर है। और अगर ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लीजिए मैंने बात आपको बताई थी, और ये बात देखिए अभी आपको यहां पे दिख जाएगी। टोटल एसेट कितना है? 70,000 रुपए का। और यहां पे देखिए क्या है, ये भी एसेट, और एसेट किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर तो लायबिलिटी है। क्रेडिटर किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिससे हमने माल उधार खरीदा है तो उसको पैसे देने हैं। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वो इक्वेशन मैच हो गई। देखो 70,000 किसके बराबर है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर भी आगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। अब इसमें लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? बिजनेस के लिए दायित्व होते हैं। तो बिजनेस के लिए दायित्व होते हैं, कर्जे होते हैं बिजनेस के, उसको हम। अब ये लायबिलिटी भी दो प्रकार की बन जाती है, एक लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी, लंबे समय की लायबिलिटी, और एक छोटे समय की लायबिलिटी। जो छोटे समय की लायबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, और जो लंबे समय की लायबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन अब उसका नाम चेंज होके हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे समय की लायबिलिटी। एक छोटे समय की लायबिलिटी होती है और एक लंबे समय की लायबिलिटी होती है। तो ये लंबे समय की लायबिलिटी होगी, दैट्स कॉल्ड नॉन करंट, मतलब जो करंट नहीं है। अच्छा, अब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? ऐसा कर्जा जिसको हम विद इन 1 ईयर सेटल कर दें, जिसको हमें पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है, वो करंट लायबिलिटी होगी। और ऐसा कर्जा जिसकी पेमेंट हमें मोर देन 1 ईयर के बाद करनी है, 1 साल के बाद करनी है, उसका टाइम पीरियड 1 साल के बाद है, वो हमारा लॉन्ग टर्म कहलाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। ध्यान से क्या कहते हैं? लायबिलिटीज पेएबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो हमें 12 महीने के बाद पे करना है, वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, और जो 12 महीने से पहले पे करना है वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। अ लायबिलिटी पेएबल विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर हमें पे करना है वो करंट लायबिलिटी, और जो 12 महीने के बाद हमें पे करना है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। करंट जो अभी पे करना है, नॉन करंट जो बाद में पे करना है। आई यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन उसी की। करंट लायबिलिटी इज द डेट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन अ 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है? करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर पे करना है, और नॉन करंट लायबिलिटी आफ्टर 1 ईयर पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा वर्ड है बेटा? एसेट्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि एसेट्स कहते किसको हैं। एसेट्स हम कहते हैं संपत्ति को, प्रॉपर्टी को। क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हैं, तो उससे आप अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति ही बनाते हैं। क्या कह रहा है? इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी विच विल गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर। संपत्ति किसको कहते हैं? ऐसी चीजें
जो हमें बिजनेस में कमाने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। जैसे आपको पढ़ाने के लिए, मेरा बिजनेस है आपको पढ़ाना, तो आपको पढ़ाने के लिए ये जो बोर्ड है, ये जो सामने कैमरा है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम मेरे लिए क्या है, एसेट्स हैं, क्योंकि ये मुझे कमा के नहीं दे रहे, लेकिन मेरे कमाने में मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो एसेट वही होता है बेटा, अगर आप किसी चीज की फैक्ट्री लगाते हो तो मशीन क्या है, एसेट्स है। वो कमा के नहीं दे रहा, लेकिन आपकी कमाई में हेल्प कर रहा है, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है आपको। तो एसेट क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी विच विल गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो आपको कमाने में हेल्प करता है। अब एसेट भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें बोला जाता है टेंजेबल, इनटेंजेबल, अभी आएगा एसेट के बारे में, ध्यान दीजिए क्या है। अब आगे कहता है एसेट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर, एसेट के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जरा कैरेक्टर समझ लीजिए क्या कैरेक्टर होता है। पहला, एसेट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, एसेट जो होता है वो हमेशा बिजनेस के मालिक का होता है। अगर आपने कोई मशीन खुद खरीद रखी है तो आपके लिए एसेट है, लेकिन आपने मशीन खरीदी नहीं, किराए पे ली है, तो एसेट्स नहीं है फिर वो आपके लिए। ध्यान रखना, एसेट हमेशा मालिक का अपना होना चाहिए, किराए का नहीं होना चाहिए। किराए वाली चीज को आप एसेट्स नहीं कह सकते, वो आपके लिए केवल यूज एंड थ्रो आइटम है। इट मे बी टेंजेबल, अब टेंजेबल का क्या मतलब होता है, टेंजेबल का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजेबल एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे टेंजेबल, टेंजेबल में आता है टेबल, एक टेबल है, फर्नीचर है, जिसको मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, ये मेरा, मैं इसको चेक भी कर सकता हूं, इसको यूज भी कर सकता हूं, वो टेंजेबल एसेट्स है। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होता है, कह रहा है एसेट्स में भी टेंजेबल और इनटेंजेबल। इनटेंजेबल ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे गुडविल, गुडविल क्या होती है, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारे नाम से काम हो जाए। जैसे आपके इलाके में कोई मिठाई की दुकान होगी, बड़ी फेमस होगी, है ना, तो आप क्या है, अगर जैसे मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट आप बिल्कुल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलें, और आपको हल्दीराम का नाम मिल जाए, तो हल्दीराम का बोर्ड लगाने से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो हल्दीराम ने ऐसा क्या किया है, हल्दीराम ने अपना नाम कमाया है, और जब वो बोर्ड आपकी दुकान के बाहर लगेगा तो लोग ये फेथ करके आएंगे कि आप भी हल्दीराम ही हैं और आप हल्दीराम जैसा प्रोडक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो डेट्स कॉल्ड अ गुडविल। तो गुडविल आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। ये मत कहना सर जो साइन बोर्ड हल्दीराम का वो गुडविल है, नहीं, वो नाम गुडविल है जिसको केवल हर इंसान महसूस करता है। ठीक है, तो इनटेंजेबल एसेट वो होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आगे इसके बारे में पूरा चैप्टर है, पढ़ाई करेंगे बेटा। इट शुड बी हैव सम वैल्यू अटैच्ड ऑन इट, एसेट की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एसेट कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू जीरो होगी, एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, वो वैल्यू आपको देखनी है। आगे क्या कहता है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन द मनी टर्म, मतलब वो जो एसेट की वैल्यू होगी वो वैल्यू मनी में कन्वर्टेबल होनी चाहिए, मतलब आप मनी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एसेट मतलब संपत्ति। अच्छा, एक पहचान और बताता हूं इन सारे पॉइंट के अलावा, एसेट्स आप किसको कहते हैं, देन समझिए। जब आप उसको खरीदने जाएं तो आपकी ना उसको बेचने की नीयत नहीं होनी चाहिए। आप मशीन खरीदने गए इसलिए ताकि आप फैक्ट्री खोल सकें, तो मशीन खरीदते समय क्या उसकी बेचने की नीयत होगी आपको, नहीं। आप अपने मतलब अपने ऑफिस के लिए आप एक लैपटॉप लेने गए, लैपटॉप लेकर आए, क्या खरीदते समय बेचने की नीयत होगी, नहीं। जिस चीज को बेचकर पैसे कमाने की नीयत है वो स्टॉक कहलाएगा। हालांकि स्टॉक भी एसेट होता है, अभी आगे और भी इसमें आप पढ़ेंगे, इसकी कई सारी वैरायटी होती है, लेकिन जिस एसेट की बात हम कर रहे हैं जो आने वाले टाइम पे टेंजेबल, इनटेंजेबल, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ये सारी बातें आएंगी, उसमें यही बात होती है कि ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको खरीदते समय बेचने की नीयत नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कहता है बच्चे, आगे कहता है भाई देखो, अब एसेट के दो कैरेक्टर आ गए, नॉन करंट एसेट, जैसा भी बताया, करंट एसेट वही वाली बात है, विद इन अ 1 ईयर, ऐसा एसेट जिसका यूज विद इन अ 1 ईयर खत्म हो जाए, जिसको यूज करके हम खत्म कर दे, वो करंट एसेट, और जिसका यूज मोर देन 1 ईयर तक चले वो कौन सा होगा, नॉन करंट। नॉन करंट देखो क्या कहता है, एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मीन बाय फॉर द रीसेल। यहां पे एक बात बहुत अच्छी बोली जो भी मैंने बोली थी आपको, एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी, एसेट वो होता है जो मालिक खरीदता है, नॉट मीन फॉर रीसेल, और वो बेचने की नीयत से नहीं खरीदता। और यहां पे क्या कह रहा है, एसेट के कैरेक्टर क्या है, पहला है फिक्स एसेट, कहता है फिक्स एसेट आर दोज नॉन करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइजेज विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल बट विद इन द पर्पस ऑफ इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। फिक्स एसेट उसको कहते हैं कि खरीदते समय जिसको हम बेचने की नीयत नहीं रखते और ये हमें फ्यूचर में कमाने में हेल्प करता है,
उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। और इसमें एक और बात छोड़ लीजिए कि ये ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल मोर देन 1 ईयर तक होता है, उसी को हम फिक्स एसेट कहते हैं। जिस एसेट का इस्तेमाल हम मोर देन 1 ईयर कर रहे हैं वो हमारे लिए फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट की पहचान ये है कि खरीदते समय इसको बेचने की नियत नहीं रखते। दूसरी बात ये हमें फ्यूचर में कमाने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, अब इस फिक्स एसेट के अंदर भी डिविजिबल है। फिक्स एसेट को फिर डिवाइड कर रखा है टेंजेबल। टेंजेबल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा एसेट्स जो क्या हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स। देखो डेफिनेशन भी क्या कहता है, टेंजेबल एसेट आर दोज आइटम्स व्हिच आर फिजिकली एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन और टच, जिसको देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है। टेंजेबल के बाद क्या आएगा, इनटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स क्या है बेटा, ऐसे एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको गुडविल बताया था, पेटेंट्स भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो चीजें होती है उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी चीज का लोगो, जैसे भी हल्दीराम का नाम बताया था। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी टेक्नोलॉजी को रजिस्टर्ड कराना, किसी की टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, वो पेटेंट है, ठीक है। तो क्या है इनटेंजिबल एसेट, क्या एसेट नॉट हैविंग द फिजिकल एक्सिस्टेंस, ऐसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो वो क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। डन है यहां तक के लिए। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते। आगे ध्यान दीजिए, करंट एसेट किसको कहते हैं। अब देखो वो पहले तो क्या था, नॉन करंट के अंदर भी दो चीजें आ गई, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अब आ रहा है करंट एसेट। तो ऐसा एसेट जिसका यूज विद इन 1 ईयर खत्म हो जाए, क्या बोला, एसेट्स दैट फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश, और क्या है, विद इन 1 ईयर खत्म हो जाए। ऐसा एसेट जिसको हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक। भाई जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर मेरा कपड़ों का बिजनेस है, मैं कपड़े खरीद के ला रहा हूं ताकि मैं बेच के पैसा कमा सकूं, तो मेरे लिए क्या है, वो करंट एसेट है, और उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहते हैं, क्योंकि खरीदते समय मेरी उसमें बेचने की नियत होती है। Current assets are those assets which are held by the entity or the enterprise with the purpose of converting them into the cash within the short period. Within the short period, वो short period कितना है, 1 year। ऐसा एसेट जिसका इस्तेमाल आप 1 साल के अंदर में यूज करके खत्म कर दे, वो करंट एसेट्स है। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, देखो एक तो ये है, यहाँ पे एक बताया गया कि आपने उसको खरीदा इसलिए ताकि बेचने के, तो स्टॉक का एग्जांपल आता है। लेकिन आपके ऑफिस में कैलकुलेटर पड़ा है, 100, 150, 200 रुपए का कैलकुलेटर आता है ना, और माना यह जाता है कि वो 1 साल में यूज होकर खत्म हो जाता है, खराब भी हो जाता है। तो ऐसी चीज जिसको आप 1 साल के अंदर में यूज करके खत्म कर ले, आप भले कैलकुलेटर खरीदा, बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, लेकिन उसका यूज डिसाइड करेगा कि आप कितने दिन तक उसको यूज करके खत्म कर देते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफाइन कर देगा। तो करंट एसेट होगा कैलकुलेटर, ठीक है, जिसका इस्तेमाल 1 साल के अंदर में यूज होकर खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है एक फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बेटा ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि हमारे पास बिजनेस में ना ही वो टेंजेबल एसेट्स होते हैं और ना ही इंटेंजेबल एसेट्स होते हैं। ये एक तरीके से जो बैलेंस शीट हम आगे फ्यूचर में बनाएंगे एसेट्स में, इधर होते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद आता है करंट एसेट जिसको हम यहां पे अभी पढ़ चुके हैं, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट को हम नॉन करंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो लॉस की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे मान लो कभी हमें बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लॉस आ गया, तो उस लॉस को यहां लिखेंगे एसेट के नीचे, लॉस को एसेट के नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे एसेट्स जो ऐसा खर्चा जो हमने कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा लॉस जिसको हम रिकवर नहीं कर पाए, वो फिक्टिशियस एसेट्स में आएगा। एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे थे। जैसे आज मैंने सोचा कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो आज मैंने जो सोचा बिजनेस करना, बिजनेस स्टार्ट हुआ 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद जो मैं खर्चे करूंगा वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एंट्री होगी, बिकॉज जब बिजनेस एग्जिस्टेंस में आएगा तभी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। लेकिन अभी से लेके 3 महीने तक मैंने बहुत सारे काम किए होंगे, मैं किसी वकील से मिला होऊंगा,
मैंने बहुत सारे पेपर वर्क किए होंगे, मेरा बहुत तरह का खर्चा हुआ होगा, उसकी कोई अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा उसी दिन के जो खर्चे हैं वही आप बिजनेस में लिखते हो। तो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे क्या कहलाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि किस में आता है? फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। ये ऐसे खर्चे हैं जो हम झेल चुके हैं लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। इसके बाद अगर हमें बिजनेस में अगर लॉस हो गया, पीएनएल अकाउंट में लॉस हो गया, उस लॉस को भी हम फिक्टिशियस एसेट्स में लिखते हैं। मतलब ये ऐसा एसेट्स है जो क्या होता है बेटा? एक तरीके से लॉस होता है। तो ये ना ही टेंजेबल है ना ही इनटेंजेबल है। अभी के लिए बेटा इतना ही आपको समझना है। अभी हम और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके और डिफाइन होगा, जैसे जैसे हम ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चे, अगर आपको हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से जरा सा भी वर्थ मिलती है तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तक हमारे चैनल तक को पहुंचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा। तब तक के लिए बेटे आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।